In the last video, I had mainly discussed about जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल, और आज की वीडियो में मैं जो दूसरे प्रिंसिपल्स ऑर्गन्स हैं उसको डिस्कस करूंगा. द थर्ड प्रिंसिपल ऑर्गन इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको यूनाइटेड नेशन फैमिली के नाम से भी जाना जाता है. और इसका जो मेन वर्क है वो है कोऑर्डिनेट करना इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ पर. टिल 1965 इसके अंदर जो है 18 मेंबर्स हुआ करते थे, जो 3 ईयर्स के टर्म पीरियड के लिए इलेक्ट किए जाते थे. 1965 के बाद ये जो 18 मेंबर थे इसे 18 से बढ़ा के 54 कर दिया गया. इनका 3 ईयर्स का टर्म पीरियड होता है और 18 मेंबर्स हर साल इलेक्ट किए जाते हैं, और 18 मेंबर्स का हर साल जो है बेसिकली जो टर्म पीरियड है वो एक्सपायर्ड होता है. तो बेसिकली 18 मेंबर्स जो हैं वो रिप्लेस किए जाते हैं हर ईयर. इसका मतलब कि जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है और कंटिन्यूशन में रहती है. फॉर एग्जाम्पल अगर जो 18 मेंबर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का 2015 में उनकी अपॉइंटमेंट हुई है तो उनका जो टर्म पीरियड है वो 2018 तक रहेगा. इसी तरह से अगर किसी की 2016 में हुआ है तो उनका 2019 तक रहेगा, और ऐसे ही चलता रहता है. इसके अलावा जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में जो वोटिंग होती है वो सिंपल मेजॉरिटी से होती है, और जितने भी मेंबर्स हैं 54 उन सब के पास जो है वो सिंगल वोट है. बेसिकली ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का पैलेस है जहाँ पे सारी उनकी मीटिंग्स होती हैं. जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है इनकी साल में 2 बार इनकी जो आप कह सकते हो मीटिंग्स होती है, सेशंस होते हैं, एक न्यूयॉर्क में और एक जनेवा में. और जनरली जो सेशन है बेसिकली वो मैक्सिमम 2 मंथ तक जो है वो चलता है. इकोनॉमिक इनकी हेल्प करने के लिए कुछ सब्सिडरीज बॉडीज़ हैं जिसमें कई सारे कमीशंस हैं, 5 रीजनल कमीशंस हैं, कुछ कमिटीज़ हैं, एक्सपर्ट बॉडीज़ हैं. जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है उनका मेन जो फंक्शन है बेसिकली वो ये है कि एक तो ये जो WHO है या यूनेस्को है बेसिकली ये इसी के अंडर जो है वो काम करते हैं, और ये रिकमेंडेशन देते हैं इंटरनेशनल कई सारे इंटरनेशनल एस्पेक्ट पे, लाइक इकोनॉमिक एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, कल्चरल, एजुकेशनल एंड अदर एस्पेक्ट्स. इसके अलावा जितनी भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं उन सबके साथ में नेगोशिएट भी करती है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. और जितनी भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो इंटरनेशनल NGOs हैं या जितने भी अदर्स भी आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ में भी ये डील करती है. इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के कुछ चैलेंजेस भी हैं इनके सामने, कुछ कंसर्न्स भी हैं. कंसर्न क्या है? एक तो वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रंस एंड वुमेन्स डेवलपमेंट. वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन की बात करूं तो इसमें बेसिकली हम देखते हैं कि जो एशिया और अफ्रीका स्पेशली, या लैटिन अमेरिका में भी कुछ हद तक, कि कई सारी ऐसी कंट्रीज है जिसमें जो चिल्ड्रंस हैं, बेसिक जो चिल्ड्रन है वो एक अंडरवेट पाए जाते हैं, उनमें मैल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है. तो उस पर फोकस करती है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. और वुमेन्स के डेवलपमेंट की बात करते हैं ये लोग. इसके अलावा हाइयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, पर कैपिटा इनकम, इन सब पर भी जो है वो फोकस करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. जो नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑर्गन है वो है सेक्रेटरीट. ये 1 फरवरी 1946 से इसकी जो वर्किंग है वो स्टार्ट हुई थी. बेसिकली इसका जो कॉम्पोजिशन है उसमें मेनली जो चीफ सेक्रेटरीट होता है, और इसके अलावा दूसरे आप कह सकते हो सिविल सर्वेंट होते हैं, इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट होते हैं. जैसे किसी कंट्री में नेशनल या लोकल या स्टेट लेवल पे सिविल सर्वेंट होते हैं, इसी तरह से जो सेक्रेटरीट है इसके अंदर इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट जो है बेसिकली होते हैं. और इनका मेनली जो काम होता है वो डे टू डे लाइफ को ये लोग हैंडल करते हैं. जितने भी अदर गॉल्स हैं उनकी ड्राफ्टिंग, जितने भी बिल्स होते हैं या लॉज को इम्प्लीमेंट करना, तो ये सब जो है बेसिकली इसका काम है. जो इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट होते हैं ये फुल टाइम एम्प्लॉयज़ होते हैं, और इनकी जो सैलरी है वो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आती है, UNO से ही आती है. और इनकी जो लॉयल्टी होती है वो भी लायक करती है UNO के साथ में, ना कि इनके नेशन के. जैसे हम लोग देखते हैं जो जनरल असेंबली है उसमें पॉलिटिशियन रिप्रेजेंट करते हैं अपनी अपनी कंट्री को, जबकि जो इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट होते हैं ये जो है बेसिकली लॉयल होते हैं टुवर्ड्स UNO. जब भी इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट किया जाता है तो कुछ चीज़ों पर जो है बेसिकली फोकस किया जाता है, जैसे कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी, कॉम्पिटेंस एंड इंटीग्रिटी.
ऑब्वियसली इंटीग्रिटी पे इसीलिए फोकस किया जाता है क्योंकि इनकी जो लॉयल्टी होती है वो लाई करती है यूएनओ के साथ में, ना कि इनकी पर्सनल कंट्री, इनकी जो जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उससे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पर्सन है उसमें आप कह सकते हो एक सेंस ऑफ इंटीग्रिटी हो और एफिशिएंसी। और दूसरा जो चीज़ है वो जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी कंसिडर जो है वो किया जा सकता है ताकि जितने भी जोग्राफिकल रीजन है वो इक्वली रिप्रेजेंट किए जा सके। इनके फंक्शंस क्या होते हैं बेसिकली, डिसीजन मेकिंग में ये लोग फैसिलिटेट करते हैं, जैसे कि जो बिल्स होते हैं उनका ड्राफ्ट तैयार करना या फिर ट्रांसलेशन का काम करना, डिफरेंट लैंग्वेज में आप कह सकते हो डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना, ये सब काम। इसके अलावा जितनी भी कंट्रीज़ है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज या बाकी भी जो कंट्रीज़ हैं, उन सब के लिए जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है उनको कलेक्ट करना, फिर उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, या जितने भी टेक्निकल असिस्टेंस है वो भी ये प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑर्गन इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बेसिकली जितने भी यूएन के ऑर्गन्स हैं उन सब का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ही है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग और नीदरलैंड में है। बेसिकली इसको सक्सेसर ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस जो लीग ऑफ नेशन के अंडर था, ये उसी का सक्सेसर जो है बेसिकली माना जाता है। और इसका जो प्राइमरी काम है वो ऑब्वियसली जस्टिस है। और दो ऑफिशियल लैंग्वेज है बेसिकली इसकी, इंग्लिश और फ्रेंच। जो फर्स्ट इंडियन थे जो आईसीजी के जज बने थे वो थे BN राव। बेसिकली जो आईसीजे है उसमें दो स्टेट जो हैं बेसिकली अपने डिस्प्यूट को ले जा सकते हैं। और आईसीजी की जो अगर हम जुरिस्डिक्शन की बात करें तो वो कंसेंट ऑफ द पार्टी है, मतलब कि अगर कोई भी स्टेट्स अगर चाहते हैं कि उनका जो इशू है वो आईसीजे में जाए तो वो जो दो नेशंस हैं वो अपने इशू को लेकर जा सकते हैं। जो आईसीजे है वो सुओ मोटो में काम नहीं करता, मतलब कि वो कोई भी इशू को, मतलब कोई भी जो डिस्प्यूट है किसी कंट्रीज़ के बीच में, उसे खुद से जो है बेसिकली उस पर जजमेंट नहीं दे सकता। कंसेंट, पार्टीज़ की कंसेंट होना जो है बेसिकली वो असेंशियल है। अब एक और क्वेश्चन ये है कि जो आईसीजी है, जो यूएनओ के मेंबर्स हैं, क्या सिर्फ वही आईसीजे में जा सकते हैं या जो नॉन मेंबर्स हैं वो भी आईसीजी में अपने डिस्प्यूट को लेकर जा सकते हैं? तो जो नॉन मेंबर्स हैं वो भी आईसीजी में अपने डिस्प्यूट को लेकर जा सकते हैं। जो आईसीजी का जितना भी जो वर्किंग है बेसिकली, वैसे तो आईसीजी का अपना एक इंटरनेशनल स्टैट्यूट है, पर इसके अलावा जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं या इंटरनेशनल लॉज हैं उन सब पर भी ये काम करती है। उसके अकॉर्डिंग भी 1978 का जो एक्ट है बेसिकली उसके हिसाब से जो बेसिकली आईसीजी है वो काम करती है, जो 2005 में जिसको अमेंड भी किया गया था। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, बेसिकली इसको पीस पैलेस भी बोलते हैं। कॉम्पोजिशन की बात करें अगर आईसीजी की, तो 15 जजेस होते हैं आईसीजी में, जो 9 ईयर के टर्म पीरियड के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों मिलकर जो है बेसिकली इनको इलेक्ट करते हैं। जो 5 जजेस होते हैं बेसिकली वो सिक्योरिटी काउंसिल उन्हें इलेक्ट करती है, और जो बाकी के 10 जजेस होते हैं उन्हें दोनों मिलकर बेसिकली करते हैं। जो जजेस होते हैं वो री इलेक्ट किए जा सकते हैं 9 साल, जब उनका टर्म पीरियड होगा तो उसके बाद उन्हें री इलेक्ट भी किया जा सकता है। आईसीजी में जितने भी डिसीजंस होते हैं बेसिकली वो मेजॉरिटी बेस्ड होते हैं। इसका मतलब अगर 7 जजेस जो है बेसिकली वो किसी एक तरफ है और 7 जो है वो किसी एक तरफ, अगर ऐसा कोई केस है तो फिर उसमें जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास कास्टिंग वोट होता है, और वो जिसके भी तरफ होता है फिर उसको जो है बेसिकली उस डिसीजन को मान लिया जाता है। आईसीजी के जज बनने के लिए कुछ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन हैं। जो आर्टिकल 2 ऑफ आईसीजे है वो ये बोलता है कि जो पर्सन है, जो कैंडिडेट है जज बनने के लिए, वो उसका जो मॉरल जो है बेसिकली वो बहुत ही हाई मॉरल होना चाहिए। इसके अलावा जो जिस भी कंट्री से वो बिलोंग करता है उस कंट्री में जो भी रिक्वायर्ड हायर जुडिशरी के लिए जो भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए। और या फिर आप कह सकते हो जो कैंडिडेट है वो एमिनेंट जुडिशियल कंसल्टेंट होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी उसके अंदर क्वालिफिकेशन है तो फिर उसको जो है बेसिकली कंसिडर किया जा सकता है आईसीजी के जज के लिए।
जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आईसीजी से रिलेटेड वो है बाइंडिंग फोर्स, कि जो आईसीजी में जितने भी जो डिसीजन सुनाए जाते हैं क्या उसकी कोई बाइंडिंग फोर्स भी है या फिर वो जस्ट आप कह सकते हो मेयर एक एडवाइस होती है। तो आर्टिकल 94 जो आईसीजे का है वो ये बोलता है कि जितनी भी पार्टीज़ हैं दे मस्ट कंप्लाई विद द जजमेंट ऑफ आईसीजे। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट है इसको फॉलो नहीं किया जाता आईसीजे में, स्पेशली बिग केसेस में। प्रेसिडेंट का मतलब बेसिकली कि अगर आईसीजे ने कोई डिसीज़न एक बार दे दिया है पास्ट में तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई और केस आता है तो वो जो पास्ट वाला जजमेंट है उसी को देंगे। हालांकि इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो आईसीजे है वो अपने जजमेंट को बार बार आप कह सकते हो बदलता रहता है, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि जो पास्ट में जजमेंट सुनाई है उसी के बेस पे वो फ्यूचर में भी जजमेंट सुनाएगा। जो आईसीजे की जो जजमेंट होती है वो फाइनल होती है और एपीलिएट फीचर नहीं है, मतलब कि आईसीजे ने अगर एक बार जजमेंट सुना दी तो आप उसको कहीं और जो है फिर आगे लेकर नहीं जा सकते। बट एक प्रोविज़न ये भी है कि अगर आईसीजे ने कोई जजमेंट सुनाई है और उसके इंटरप्रिटेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कोई कंट्री जो है बेसिकली जो आप कह सकते हो रिलेटेड कंट्री है उस इशू से, वो रिक्वेस्ट कर सकती है आईसीजे को इंटरप्रिटेशन करने के लिए। जुरिस्डिक्शन जो है बेसिकली आईसीजे का वो अक्रॉस द वर्ल्ड है। कोई भी कंट्री जो है बेसिकली आईसीजे में अपने डिस्प्यूट को लेकर जा सकती है, इंडिविजुअल्स नहीं लेकर जा सकते हैं अपने डिस्प्यूट को, कंट्रीज अपनी जो डिस्प्यूट को आईसीजे में लेकर जा सकती है। बेसिकली जुरिस्डिक्शन जो है बेसिकली मेनली दो तरह के हैं, कंटेंशियस और एडवाइजरी। कंटेंशियस में भी तीन तरह के आते हैं बेसिकली। फर्स्ट इज़ वॉलेंटरी, मतलब कि दो स्टेट्स जो अपने डिस्प्यूट को ले जाना चाहते हैं आईसीजे में वो ले जा सकते हैं वॉलेंटरी अपनी इच्छा के अनुसार। नेक्स्ट इज ऑप्शनल। ऑप्शनल ये है फॉर एग्जांपल अगर दो कंट्रीज़ या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है आईसीजे में तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है कि वो फ्यूचर में उस डिस्प्यूट को आईसीजे में लेकर जाना चाहते हैं या नहीं लेकर जाना चाहते हैं। एंड द थर्ड वन इज ट्रांसफर। बेसिकली जो आईसीजे था वो जो परमानेंट जस्टिस सिस्टम था, जो परमानेंट कोर्ट था लीग ऑफ नेशन के अंदर, उनके अंदर उसके अंदर जो भी मैटर्स चल रहे थे, जो भी आप कह सकते इश्यूज चल रहे थे उस कोर्ट के अंदर, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंडर। तो कंटेंशियस 30 तरह के बेसिकली हो सकते हैं और इन पर बाइंडिंग फोर्स भी जो है बेसिकली अप्लाई होती है। जो एडवाइजरी है बेसिकली, एडवाइजरी का मतलब ये है कि कोई भी जो ऑर्गन है यूएनओ का या कोई भी जो स्पेशल एजेंसी है वो एडवाइस मांग सकती है आईसीजे से, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑर्गन है वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो अबॉलिश कर दिया गया था 1994 में। ये फॉर्म किया गया था 1945 में और बेसिकली हम ऐसा देखा जाता है कि जो 5 आप कह सकते हो सुपर पावर थी, यूएसए, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस एंड रशिया, जनरली यही 5 जो कंट्री है ट्रस्टीशिप काउंसिल को रेगुलेट करती थी जब ये था। मेन काम था ट्रस्टीशिप काउंसिल का बेसिकली कुछ कंट्रीज़ को एज अ ट्रस्ट टेरिटरीज डिक्लेयर कर दिया गया था जो बेसिकली ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंदर रखी गई थी। ये जो कंट्रीज़ थी जनरली ये वो कंट्रीज़ थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बेसिकली जो जर्मनी की जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ थी या जो ऑटोमन एम्पायर्स की जो कॉलोनाइज्ड कंट्री थी उनको लीग के मैंडेट सिस्टम में रखा गया था, जो लीग ऑफ नेशन का पार्ट था। जब लीग मैंडेट सिस्टम जब अबॉलिश किया गया 1946 के अंडर, तो वो जो टेरिटरीज थी वो ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंदर जो है बेसिकली रख दी गई। अब ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम ये था कि उन कंट्रीज़ को बेसिकली सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए और उनको इंडिपेंडेंट होने के लिए उनको एम्पावर किया जाए। बेसिकली 2 ऐसी कंट्रीज़ थी जो कभी भी पार्ट नहीं बनी लीग के मैंडेट सिस्टम का या ट्रस्टीशिप काउंसिल का, वो है पैलेस्टीन और नमीबिया। ये 2 ऐसी कंट्रीज़ थी जो कभी भी ट्रस्टीशिप काउंसिल की पार्ट नहीं थी। लास्ट जो कंट्री थी बेसिकली मलाऊ, जब वो इंडिपेंडेंट पलाऊ
जब वो इंडिपेंडेंट हुई तो उसी के साथ में जो ट्रस्टीशिप काउंसिल था, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो गया, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंट कराना और उसके लिए उन्हें सेल्फ सफिशिएंट बनाना। तो जब लास्ट कंट्री पलाऊ जो है बेसिकली वो इंडिपेंडेंट हो गई, तो उसी के साथ में ट्रस्टीशिप काउंसिल को भी अबॉलिश कर दिया।